नमस्ते, मैं डॉक्टर सीमा बजाज, डायरेक्टर ओमिया फर्टिलिटी ग्रुप। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आईवीएफ के स्टेप्स क्या होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। Subscribe to Omia Fertility and press the bell icon to never miss an update. जब कोई कपल आईवीएफ के लिए डिसाइड करता है तो सबसे पहले उसका उनके ब्लड टेस्ट होते हैं जो आपको प्रिपरेशन के लिए काम आते हैं आपकी बॉडी के। तो हस्बैंड के टेस्ट जो होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका सीमेन एनालिसिस, जिससे पता चलता है कि स्पर्म काउंट क्या है, स्पर्म की मोटिलिटी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है। उनके बाद उसका ब्लड टेस्ट होता है जिसमें उनका एचआईवी होता है, वीडीआरएल होता है, एचबीएस एंटीजन होता है, एचसीवी होता है और ब्लड ग्रुप होता है। ये टेस्ट तो होते हैं हस्बैंड्स के। और जो वाइफ के टेस्ट होते हैं उनमें उनका ब्लड ग्रुप होगा, पहले कंप्लीट ब्लड काउंट होगा, फिर हार्मोनल टेस्ट होते हैं। तो हार्मोनल टेस्ट जो डे 2 पे होते हैं वो एफएसएच, एलएच और ई2 होते हैं। इनसे आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी की कैसे क्या रिस्पॉन्स रहेगा इंजेक्शंस का। अगर आपका एफएसएच और एलएच रेज्ड है तो आपका मतलब कि आपके ओवरीज के एग्स कम है, आपको डोज ज़्यादा लगेगा। सेकेंड ब्लड टेस्ट होता है थायराइड और प्रोलैक्टिन। अगर आपका थायराइड और प्रोलैक्टिन डिरेंज्ड है तो आपको उसको पहले करेक्ट करना होगा बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट। एक ब्लड टेस्ट और होता है जिसको हम कहते हैं एएमएच और एंटी मलेरियन हार्मोन। एंटी मलेरियन हार्मोन मतलब कि आपके ओवरीज का क्या रिजर्व है, आपका एग रिजर्व जैसा कैसा है, इससे पता चलता है। इसके साथ पहले एक ब्लड टेस्ट और होगा जिसको हम कहते हैं रुबेला का टेस्ट। अगर आप रुबेला से इम्यूनाइज्ड है या नहीं है। अगर आपका रुबेला का इम्यूनाइजेशन नहीं है तो आप रुबेला का वैक्सीन पहले लगवा सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट। थैलेसीमिया टेस्ट भी एक बहुत तेज़ ज़रूरी होता है क्योंकि पता चलता है कि आपको थैलेसीमिया है नहीं। अगर आपको थैलेसीमिया माइनर या मेजर है तो आपके हस्बैंड का भी थैलेसीमिया टेस्ट होता है। अब उसके बाद डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करता है। अल्ट्रासाउंड डे 2 पे होता है जिसमें पता चलेगा कि आपके ओवरीज के एग्स के स्टेटस क्या है, कितना एंट्रल फॉलिकल काउंट है, यूट्रस में क्या है कि यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट तो नहीं है। ये सब ब्लड टेस्ट होने के बाद आपका आईवीएफ प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप ऑफ आईवीएफ प्रोसीजर होता है स्टिमुलेशन। इसके अंदर आपको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शंस डे 2 और डे 3 से स्टार्ट होते हैं और 10 से 12 दिन लगते हैं। आपका डॉक्टर आपको डे 2 पे अपने क्लिनिक पे बुलाएंगे और एक अल्ट्रासाउंड करते हैं देखने के लिए कि कोई सिस्ट है या नहीं है ओवरी में। इसके बाद ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें से E2 लेवल्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि आपके लेवल्स और हार्मोन्स एक पर्टिकुलर लेवल पे हैं। उसके बाद इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं। इंजेक्शंस या तो एफएसएच हो सकते हैं प्योर या एलएच के साथ कंबाइंड हो सकते हैं। ये इंजेक्शंस आपको इसलिए दिए जाते हैं कि आपके एग्स बन पाए या बड़े हो पाए। नॉर्मली क्या होता है, नेचुरली हर साइकिल में वुमेन का एक अंडा बनता है जो कि 13-14 दिन पर जाके फट जाता है और ओवुलेशन हो जाता है। आईवीएफ के अंदर हम चाहेंगे कि थोड़े ज़्यादा एग्स बने जिससे कि फर्टिलाइजेशन प्रॉपर हो पाए और ज़्यादा चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी हो। तो ये इंजेक्शन जो है आपके एग के नंबर को नहीं बढ़ाता, उनके साइज़ को बढ़ाता है। इंजेक्शन रेगुलरली लगते हैं और आप क्लिनिक पे जाके लगवा सकते हैं। ये इंजेक्शन एक बहुत फाइन नीडल से लगते हैं जो कि सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर हो सकते हैं। डे 5 पे दोबारा एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिससे पता चलेगा कि आपका एग साइज़ क्या हो रहा है। उसकी बेसिस पे आपका डोज़ वेरी करती है कि इंजेक्शंस की क्या डोज़ मिल रही है, क्या डोज़ नहीं मिल रही है। इसके साथ एक ब्लड टेस्ट भी लेवल कराया जाता है जिसको हम कहते हैं E2 लेवल्स। तो आपकी साइकिल कंटिन्यूस मॉनिटर होती है आपके अल्ट्रासाउंड से और आपके E2 लेवल से। जब आपके एग्स एक पर्टिकुलर साइज़ पे पहुंच जाते हैं तो आपको एक लास्ट इंजेक्शन लगता है जिसको कहते हैं HCG का इंजेक्शन और ट्रिगर इंजेक्शन। ये ओवुलेशन के लिए होता है, पर आपके एग्स को पिक किया जाता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड बिफोर द ओवुलेशन। तो आपका ये एक स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल है जिसके लिए आपको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होती है आपके बाय ब्लड टेस्ट एंड बाय अल्ट्रासाउंड। आफ्टर स्टिमुलेशन जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ आईवीएफ प्रोसीजर होता है उसको कहते हैं एग रिट्रीवल। तो इसके अंदर क्या होगा, जब आपके एग्स का लास्ट इंजेक्शन लग चुका है तो ये जो प्रोसीजर होगा एग रिट्रीवल होगा, ये आपका अल्ट्रासाउंड गाइडेड अंडर एनेस्थीसिया होता है। तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आप परफ्यूम नहीं लगाएंगे, आप नेल पॉलिश नहीं लगाएंगे और आपको एम्प्टी स्टमक क्लिनिक में बुलाया जाएगा। ट्रिगर के इंजेक्शंस के हिसाब से आपका पिकअप का टाइम डिसाइड होता है। जो लास्ट इंजेक्शन है उसके 34 टू 36 आवर्स बाद आपका पिकअप होना होता है, जो कि आप मानिए कि एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया में होता है और ये एक 5 टू 10 मिनट प्रोसीजर होता है।
इसमें एक बहुत फाइन नीडल ली जाती है और वजाइना के थ्रू आपके oocytes को पिक किया जाता है। जो फॉलिकल्स होते हैं उसमें oocytes होता है जिनको हम फॉलिकुलर फ्लूइड कहते हैं। इसको जब पिक किया जाएगा और जब इसको सक किया जाता है एक सक्शन मशीन के द्वारा, उसके बाद ये हैंड ओवर हो जाता है एम्ब्रियोलॉजिस्ट को। तो एग रिट्रीवल का जो प्रोसीजर है वो केवल अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स का होता है। ये एक डे केयर प्रोसीजर है। आप उसी दिन वापस अपने घर जा सकते हैं। यू डोंट हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर 1 day और 2 days। उसके बाद जब एग पिकअप हो जाता है तो जो फॉलिकुलर फ्लूइड है वो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंड ओवर हो जाता है जो उसकी स्क्रीनिंग करता है। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑफ द फर्टिलाइजेशन। जब आपका ये फॉलिकुलर फ्लूइड एम्ब्रियोलॉजिस्ट स्क्रीन करता है तो वो उसमें से एग्स को अलग करता है। आपको पता चलता है कि कितने मैच्योर एग्स है और इन एग्स को एक इंक्यूबेटर में रखा जाता है। फिर इनका डेन्यूडेशन किया जाता है ये पता करने के लिए कि आपके कौन से मैच्योर एग्स है कौन से नहीं है। साइमल्टेनियसली आपके हस्बैंड को बोला जाएगा कि सीमन सैंपल दे दीजिए। उन सीमन सैंपल को एग्जामिन किया जाएगा और वॉश किया जाएगा। वॉश करने के बाद उसमें से अच्छे स्पर्म्स को अलग किया जाता है। जो गुड क्वालिटी के स्पर्म्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं आईवीएफ प्रोसीजर के लिए या इक्सी के लिए। आइए अब जानते हैं कि आईवीएफ और इक्सी में क्या फ़र्क होता है। जब आपके एग्स को डिन्यूट कर दिया है तो आईवीएफ में एक पेट्री डिश में एग्स को रखा जाता है, एक ड्रॉप बना के उसके आसपास स्पर्म्स को छोड़ा जाता है। इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल आईवीएफ। इक्सी में क्या होगा कि एक एक एग को होल्ड किया जाएगा। एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रो मैनिपुलेटर, उसके अंदर एग को होल्ड किया जाता है और स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये आप उस प्रक्रिया में भी कर सकते हैं कि अगर आपका स्पर्म का काउंट कम है या फिर आपके टीसा के द्वारा स्पर्म सैंपल मिले हैं। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं और वो आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी टेक्निक बेटर रहेगी। वो अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट से भी डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि हमें आईवीएफ कराना है या हमें इक्सी कराना है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपके एग्स है उन और स्पर्म्स को इंक्यूबेटर में रखा जाएगा, चाहे वो आईवीएफ के द्वारा फर्टिलाइजेशन हो चाहे वो इक्सी के द्वारा हो, और उनको नेक्स्ट दिन चेक किया जाता है कि उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। जब हम फर्टिलाइजेशन के बाद जब एक कल्चर मीडिया में रखते हैं उनको स्पर्म्स और एग्स को तो एम्ब्रियो बनते हैं। जब एम्ब्रियो बनते हैं उनको हम मैक्सिमम 5 days तक बाहर कल्चर कर सकते हैं। 5 days बाद उनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि हम डे 3 ट्रांसफ़र करने वाले हैं या डे 5 ट्रांसफ़र करने वाले हैं। ये डिपेंड करता है आपके एम्ब्रियोज़ की क्वालिटी पे, आपके एग्स के नंबर पे, आपके स्पर्म सैंपल पे। तो अब जब नेक्स्ट स्टेप ऑफ आईवीएफ होता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इसके अंदर आप डिपेंड करता है कि आपका फ्रेश ट्रांसफ़र है या फ्रोज़न साइकिल है। अगर आपके एग्स ज़्यादा बनते हैं या आपको ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम है, ये मोस्टली उन लोगों में होता है जिनमें पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। जब आपके नंबर ऑफ़ एग्स ज़्यादा है तो आपको सेम साइकिल ट्रांसफ़र नहीं करते क्योंकि आपकी जो एंडोमेट्रियम है और आपके एग्स का डेज है वो मैच नहीं कर रहे होते। तो आपके साइकिल के सारे आपके जो एम्ब्रियोज बने हैं उनको फ्रीज़ करके रखा जाता है और साइकिल नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र किया जाता है। और अगर आपको फ्रेश ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये विदाउट एनेस्थीसिया होता है। आपको जिस दिन आपका ट्रांसफ़र होना है डॉक्टर आपको एक पर्टिकुलर टाइम देता है, उस दिन आपको हॉस्पिटल आना होता है। ये ट्रांसफ़र के दिन आपको बोलेंगे कि ब्लैडर फुल रखना है, नो परफ्यूम्स और कोई ज्वेलरी नहीं पहननी होती। उसके बाद आपको डॉक्टर बताता है कि आपके कितने एम्ब्रियोज बने हैं, कितने ट्रांसफ़र करेंगे और कितनों को फ्रीज़ करेंगे। ये प्रोसीजर जो होता है नॉट अंडर एनेस्थीसिया होता है और एक बहुत फाइन कैथेटर से अल्ट्रासाउंड गाइडेड आपके एम्ब्रियोज को यूट्रस में रखा जाता है। उसके बाद आपको ये टीवी स्क्रीन पे दिखाया भी जाता है कि आपके एम्ब्रियोज किस क्वालिटी के हैं, कितने एम्ब्रियोज हैं और उनकी पिक्चर भी आपको दी जाती है। इसके बाद आपको ये जानना होता है कि जो आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज हैं डॉक्टर आपसे पूछेगा आप उनको क्या चाहते हैं, तो आप उनको एम्ब्रियोज फ्रीजिंग भी कर सकते हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग में क्या होगा कि एम्ब्रियोज को हम एक स्टोर करते हैं, इनको हम करीब 5-10 साल जितने साल आप चाहते हैं उतने साल आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं क्योंकि ये आपके नेक्स्ट साइकिल अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होते तो नेक्स्ट साइकिल में काम आ सकते हैं और अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपको फ्यूचर प्रेगनेंसी करनी हो तो आप इन एम्ब्रियोज को यूज़ कर सकते हैं। आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद सेम डे ही डिस्चार्ज होता है, आपको हॉस्पिटल रुकने की ज़रूरत नहीं होती और आपको डॉक्टर करीब 15 दिन की दवाई प्रिस्क्राइब करता है जो कि आपको बिल्कुल रेगुलरली देनी होती है और जो टाइम बताते हैं उसी टाइम पे वो इंजेक्शन या दवाइयाँ लेनी होती है। 15 दिन बाद आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं बीटा HCG। इससे पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। उसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो ये टेस्ट रिपीट करके देखा जाता है 48 आवर्स बाद कि आगे देखने के लिए कि ये डबल हो रहा है या नहीं हो रहा है या ग्रोथ हो रही है प्रेगनेंसी की। उसके करीब 15 दिन बाद आप एक अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे, पता चलेगा कि कार्डियक एक्टिविटी आई है या नहीं आई। आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगी कि निसंतान दंपतियों को निराश होने की ज़रूरत नहीं होती। आईवीएफ टेक्नोलॉजी द्वारा, लेटेस्ट आईवीएफ टेक्नोलॉजी द्वारा आप अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड कंसीव कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सही क्लिनिक का चयन करें
जहाँ पे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, इक्सी, लेज़र हैचिंग, पीजीडी, पीजीएस। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप हमें विजिट भी कर सकते हैं ओमिया फर्टिलिटी सफदरजंग एनक्लेव। थैंक यू।